अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के हम 4 स्टेप्स में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, उसके बाद में हम बात करते हैं मोल्डिंग की, उसके बाद में बात करते हैं हम ड्राइंग, और फिर इसकी बात करते हैं ब्रिक्स को बर्निंग की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, किस तरीके से ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं अनसॉइलिंग। जो सॉइल होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है अबाउट 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर तक हम जो सॉइल होती है हम उसको इम्प्योर सॉइल मानते हैं और उसको हम दूर फेंक देते हैं। और उसके बाद में जो क्ले होती है उसको हम डग आउट करते हैं, उसको बोलते हैं डिगिंग। और उसके बाद में उसको हम क्लीन करते हैं, जैसे पेबल्स, स्टोन्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम सीविंग करके या किसी तरीके से इनको बाहर निकाल देते हैं और क्ले को फ्री फ्रॉम पेबल्स, स्टोन और वेजिटेबल्स कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम वेदरिंग करते हैं, इसको एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर करते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडिंग करते हैं, जो जो क्ले होती है उसमें वाटर ऐड करके इसको को टर्न इट अप एंड डाउन, इससे ब्लेंडिंग हो जाती है। और उसके बाद हम करते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब होता है नीडिंग ऑफ क्ले फॉर ऑब्टेन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए क्ले का हम इसको गूंथते हैं, और ये हम तो करते हैं पग मिल्स के अंदर। तो जो टेम्परिंग होती है वो होती है पग मिल्स के अंदर। और हम जो हमारी कैसे पता करें कि हम प्रॉपर टेम्परिंग इसकी हो गई है, तो हम देखते हैं 3 mm की थ्रेड यदि उस क्ले से बन जाती है तो इसका मतलब ये इसकी प्रॉपर टेम्परिंग हो चुकी है। और उसके बाद हम करते हैं इसकी मोल्डिंग। अब जो हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले हमने कर लिया, तो उसको फिर हम मोल्ड करेंगे, एक ब्रिक्स का साइज़ लेंगे। तो ब्रिक्स का साइज़ देने को ही हम मोल्डिंग बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ जो इसको हम करते हैं 2 तरीके से, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग करते हैं तो ये तब करते हैं जब जो हमारा सॉफ्ट मड हो, तब हम हैंड मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। और इसको भी हम 2 तरीके से करते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। जो टेबल मोल्डिंग होती है ये ज़्यादा गुड होती है। मशीन मोल्डिंग करते हैं, इसके अंदर जब मोल्ड होता है वो, इसके अंदर ये जो मड होता है, ये मोल्ड नहीं, यहाँ पे मड होगा। स्टिप मड के लिए इट यूज फॉर स्टिप मड इट। और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्डिंग और ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग। प्लास्टिक क्ले मशीन में क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से फॉर्म होगा, और उसके अंदर हम इसको प्रेस करके क्ले को तैयार करते हैं। और प्रेस करने के बाद मोल्डिंग करने के बाद फिर इसको वायर से काट लेते हैं इस तरीके से। तो इससे बहुत लॉट ऑफ ब्रिक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्डिंग है, ये बेस्ट मेथड होता है। और ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग होती है, इसमें डायरेक्ट ही ब्रिक्स के अंदर ही प्रेस किया जाता है, डायरेक्ट ही ब्रिक बनती है और प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग होती है, इसमें कम वाटर का हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर मेथड होता है इसे प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्डिंग, तो इससे ज़्यादा आसानी से क्ले बनाई जा सकती है, ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, ड्राइंग। फिर जब अब इस तरीके से हम ब्रिक्स बना लेते हैं, फिर इसका हम कराते हैं ड्राइंग। और ये ड्राइंग प्रोसेस हम इसलिए भी कराते हैं क्योंकि एक तो ये जैसे बर्निंग होगी उस टाइम इसमें जो वाटर होता है वो एवेपोरेट, यदि जल्दी होगा तो श्रिंकेज हो सकता है, और यदि ज़्यादा वाटर होगा तो फ्यूल भी ज़्यादा चाहिएगा उसको बर्न कराने के लिए। तो इसलिए हम इससे पहले इसको ड्राइंग करवा देते हैं हमारी ब्रिक्स की। और जो ड्राइंग प्रोसेस है हम 2 तरीके से करते हैं, नेचुरल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग। जो नेचुरल ड्राइंग करते हैं वो हम 3 स्टेप्स में करते हैं, और इसको अबाउट 10 to 15 डेज़ लगते हैं। जैसे 3 स्टेप्स का मतलब फर्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि आफ्टर 2 डेज़ हम ब्रिक्स बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से यदि हमारी ब्रिक्स रखी हो ग्राउंड के ऊपर, तो उसको बाद में हम इनको इस तरीके से यूँ ऐसा इनको खड़ा कर देते हैं। इससे क्या है कि उसके दो जो सरफेस पहले एक्सपोज नहीं थी एनवायरनमेंट पे, वो अब एनवायरनमेंट के सरफेस के एक्सपोज हो जाएगी, और इससे ज़्यादा वाटर ड्राई होगा इस तरीके से रखने से। और फिर उसके बाद में दूसरी स्टेप्स में इनको इसी तरीके से इनको लाइन में या इसके एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं 2 डेज़ के लिए। और फिर उसके बाद में हम 7 डेज़ के लिए इसको रख देते हैं। तो कुल मिला के इनको 10 to 15 डेज़ लगते हैं ड्राइंग करने के लिए नेचुरल प्रोसेस के अंदर। और लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर कोई भी हमारा एक्सटर्नल कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। इनको खाली हाथ से
बिना खर्चे के एक्सटर्नल ज़्यादा खर्चा किए बिना इनको ड्राइंग किया जा सकता है। लेकिन मशीन में आर्टिफिशियल ड्राइंग करने के लिए फ्लो तो इसके अंदर ज़्यादा रुपए लगते हैं। और लेकिन इसका यूज़ तब करते हैं जब हम रैपिड ड्राइंग हमें करना हो, यदि ज़्यादा स्पीड से हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट हो और उनकी जल्दी जल्दी ड्राइंग करनी हो तो आर्टिफिशियल ड्राइंग का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं, हॉट फ्लोर ड्रायर्स। इनको हॉट फ्लोर ड्रायर्स के अंदर हम इनकी ड्राइंग कर सकते हैं, जिसमें फ्लोर को हॉट कर देते हैं और उसके ऊपर ब्रिक्स होगी तो वो जल्दी स्पीड से ड्राइंग होगी। और एक होते हैं टनल ड्रायर्स, और टनल ड्रायर्स के अंदर यदि हम ड्राइंग करते हैं तो ये मोर इकोनॉमिकल होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं बर्निंग की। बर्निंग ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी ब्रिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल ब्रिक्स बनती है और इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है लाइक मेटल। तो ये बर्निंग करते हैं तो इसको हम 3 स्टेजेस होती हैं इस बर्निंग के ड्यूरिंग। एक डिहाइड्रेशन होता है, अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो यदि क्लैंप में और किल्न के अंदर, तो उस टाइम जो डिहाइड्रेशन होता है इसमें वाटर बाहर निकलता है। फिर ऑक्सीडेशन होता है, फिर इससे फेरिक बनता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट, और फिर विट्रिफिकेशन होता है। ये ग्लास लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स हमारी बनती है विट्रिफिकेशन की वजह से। तो ये अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और ये बर्निंग करते हैं हम किल्न के अंदर और क्लैंप के अंदर। क्लैंप होता है वो इस तरीके की टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है और जो इसकी हाइट होती है 4 to 6 मीटर होती है। और जो इसमें ग्राउंड जो लेयर होती है ये 15 डिग्री एंगल पे होता है ये। और इसके बाद में इसके ऊपर ब्रिक्स और फ्यूल की अल्टरनेट लेयर लगाते हैं इस तरीके से, और फिर इसकी बर्निंग करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स मिलती हैं। लेकिन इनकी एफिशिएंसी है वो कम होती है, अबाउट 60% ही गुड ब्रिक्स यहाँ पर हमें क्लैंप के अंदर मिलती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा फ्यूल है वो हमें लो क्वालिटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे काऊ डंग, ग्रेस वगैरह कुछ भी हमें जो भी हमारे नज़दीक में जो भी हमें मिलता है वो उसको यूज़ कर लेते हैं एज ए फ्यूल। तो इससे हमारे फ्यूल की कॉस्ट और जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बिल्कुल टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाती है, इसकी वजह से कॉस्ट बच जाती है हमारी। तो इसको हम प्रीफर तब करते हैं जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट हो वो ब्रिक्स की वेरी लेस अमाउंट में हो। लेकिन लार्ज स्केल में यदि हमें ब्रिक्स चाहिए तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किल्न्स। और ये किल्न्स होते हैं ये हमने मेनली हमारी 2 टाइप की है जो हम पढ़ते हैं, बुल स्ट्रेंस किल्न और होफमान किल्न। जो बुल स्ट्रेंस किल्न होती है वो इस तरीके से इस तरीके की होती है, और जो ये होती है ये तो ओवल शेप की होगी। ये जो हमारा होफमान किल्न होती है ये सर्कुलर टाइप की होती है। और इस तरीके से ये इनर वॉल और ब्रिक्स हो गई, ये डैम्पर हो गई, और ये इस तरीके से फ्यूल होल्स हो गए जहाँ से हम फ्यूल देते हैं ब्रिक्स को बर्निंग करने के लिए। और ये 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से ये जो इसके रूम्स हो गए जहाँ ब्रिक्स किसी में ब्रिक्स भर रहे होते हैं, किसी में बर्निंग हो रही होती है, तो किसी में ड्राइंग हो रही होती है, तो किसी में सप्लाई हो रही है। ये अलग अलग इनकी ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। किसी में तो ये जो है ब्रिक्स को हम अंदर सप्लाई कर रहे हैं और इसके अंदर जो इसको सेट करते हैं, तो किसी में से बर्निंग और ड्राइंग होने के बाद बाहर सप्लाई हो रही होती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो बुल स्ट्रेंथ किल्न होती है इनके ऊपर रूफ नहीं होती, तो इसमें क्या होती है इसको मानसून में हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो होफमान किल्न होती है इसके अंदर रूफ होती है, तो इसकी वजह से इसको हम कंटिन्यूस होल द ईयर यूज़ कर सकते हैं, थ्रू द ईयर यूज़ कर सकते हैं। और ये बीच में होती है इसके अंदर चिमनी, और ये फिर हो गए मैन डोर्स, और ये इस तरीके से कम्युनिकेटिंग डोर्स होते हैं। और इस तरीके से इसमें कंटिन्यूस इसमें भी होफमान बुल स्ट्रेंथ किल्न की तरह किसी किसी जो पोर्शन के अंदर हम ब्रिक्स को भरते हैं तो किसी में से ब्रिक्स की बर्निंग हो रही होती है, तो किसी में से ब्रिक्स को बाहर निकाल के बेच रहे होते हैं। तो ये हाफ मान स्किल होती है। लेकिन हाफ मान स्किल होती है इसकी इनिशियल कॉस्ट है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए वेरी हाई होती है, तो इसलिए इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते। जो इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं वो मेनली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं बुल स्ट्रेंथ स्किल को, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है। जैसे अब हम तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं एक साथ ही। तो जो हमारी क्लैंप है और किल्स हैं दोनों को इस तरीके से हम इनका
कंपैरिजन कर लेते हैं। जो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स होती है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स होती है, वो क्लैंप में हम अबाउट 20,000 टू 1 लाख। ओके। और ये इसका पूरी प्रोसेस 6 मंथ में होती है, अबाउट 2 to 6 मंथ। तो हमें 1 लाख ब्रिक्स ही मिलती हैं। लेकिन इधर इधर 6 मंथ में हमें 1 लाख मिलती है, लेकिन यहाँ ओनली 12 डेज में 3 लाख ब्रिक्स हमें मिल जाती है बुल स्ट्रेंथ स्केल के अंदर। जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो लेस क्वालिटी फ्यूल यूज़ करते हैं हम क्लैंप में, तो हमें लो कॉस्ट ही पड़ती है फ्यूल की। लेकिन यहाँ पे बुल स्ट्रेंथ स्केल में हाई फ्यूल कंजप्शन होता है। जो एफिशिएंसी होती है ये अबाउट 60% होती है, लेकिन बुल स्ट्रेंथ स्केल में 90% फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में मिलती है। इनिशियल कॉस्ट होती है वेरी लेस होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जो जो हमारी बुल स्ट्रेंथ स्केल है, इसमें हमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्लैंप से तो ज़्यादा होता है, लेकिन हॉर्मोन स्किल से कम होता है। कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूस इसकी जो प्रोडक्शन है ब्रिक्स नहीं कर सकते। और जो बुल स्ट्रेंथ स्किल है, इसको मानसून को छोड़ के इसका हम कंटिन्यूसली ब्रिक्स बना सकते हैं। तो ये एक सेमी कंटिन्यूस हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो बर्निंग और कूलिंग पीरियड होता है वो 2 to 6 मंथ हो क्लैंप के अंदर, इसकी बर्निंग और कूलिंग दोनों। लेकिन जो बुल स्ट्रेंथ स्किल होती है वो 24 आवर्स में बर्निंग होती है और 12 डेज में इसकी कूलिंग हो जाती है ब्रिक्स की। ओके। सुटेबिलिटी है, यदि हमें लो स्केल प्रोडक्शन करना हो और रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूस नहीं हो तो हम क्लैंप को यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो और रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस नहीं हो तो हम बुल स्ट्रेंथ स्केल यूज़ करते हैं। लेकिन यदि लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए और रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूस हो थ्रू द ईयर हो तो हम हॉर्मोन स्केल को प्रीफर करते हैं। ओके। और जो बुल स्ट्रेंथ स्किल और हॉर्मोन स्किल में जो डिफरेंस है वो एक तो ये है कि जो हाई फ्यूल कंजप्शन होता है इसके अंदर बुल स्ट्रेंथ स्किल में, वो हॉर्मोन स्किल में लेस फ्यूल कंजप्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से सेटअप होता है। तो इसमें जो फ्यूल है वो वापस ड्राइंग प्रोसेस में और यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें लेस फ्यूल कंजप्शन होता है। और जो इनिशियल कॉस्ट है वो तापमान स्केल की ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसका एस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो इसी वजह से ये इंडिया के अंदर कम प्रीफर किया जाता है। और ये कंटिन्यूस होता है, इसके ऊपर रूप होने की वजह से इसको हम मानसून में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ कंपैरिजन। अब देख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स में डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। कि एक तो ओवर बर्निंग हो जाती है, उसकी वजह से हमें जामा ब्रिक्स मिलती है। डिस्टोर्ट दी शेप ऑफ ब्रिक्स, इसकी वजह से ब्रिक्स की शेप डिस्टोर्ट हो जाती है। अंडर बर्निंग हो जाती है, तो ये ब्रिक्स कमज़ोर रह जाती है। ब्लोटिंग होती है, जब कई ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से स्पॉन्जी मास है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। और ये होता है सल्फर की वजह से, ब्रिक क्ले में यदि सल्फर हो तो ये ब्लोटिंग हो जाती है, इस पर एक्सटर्नल मास स्पॉन्जी मास इकट्ठा हो जाता है ब्रिक्स के ऊपर। और जो एप्लोरसिन है वो एक डिफेक्ट होता है, ये इसकी वजह से ये वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स से बन जाते हैं, और ये ड्यू टू एल्कलीज होता है। एक होता है चप्स। चप्स होता है जब भी हमारी हॉट ब्रिक्स होती है, यदि उसके ऊपर रेन वाटर गिर जाता है तो उसकी वजह से ये जो डिफॉर्मेशन आता है उसको बोलते हैं चप्स।